हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एबीटीए माध्यमिक टेस्ट पेपर 2022-23 का पेज नंबर 78 का 2 और 3 नंबर का सवाल इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल। 2 नंबर का सवाल है, खाली स्थान भरो। ठीक है, इसमें आपका 5 प्रश्न आएंगे और सभी एक एक नंबर का। पहला क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर और सरल ब्याज दर के हिसाब से डैश वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज समान होगा। कोई भी निश्चित मूलधन का एक वर्ष में क्या होता है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों ही समान होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 भर देना पड़ेगा। ठीक है, 1 वर्ष में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज समान होता है। एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। अगर मूलधन आपको P बराबर 100 मान लेते हैं। ठीक है, दर इसका मान लिया जाए 10% मान लिया। ठीक है, और समय चूंकि कह रहा है कि 1 वर्ष में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे सरल ब्याज हो, दोनों क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए n बराबर 1 वर्ष रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या सच में चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज 1 वर्ष में समान होता है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे CI। ठीक है, तो आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P1 + R/100। ठीक है, और पावर n - P। अब इसमें अगर मान बैठा के आप देखेंगे तो CI आपका निकलेगा 100, 1 + R के जगह पे 10 बैठा देंगे आप, 100, पावर n के जगह पे 1 बैठा देंगे और -100 बैठा देंगे। क्लियर है, 100 प्लस इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, 110/100 आएगा। ठीक है, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 110/100 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको अगर हम काट लेते हैं 0 0, ठीक है, तो कितना आता है, यहाँ पे अगर हम काट लेते हैं तो यहाँ पे 110/10 आया था ना, 110/10। तो अब 1 0 काट दिए हैं, आया 110, अब -100 मिलता कितना है, 10 रुपया मिलता है मात्र। ठीक है, लेकिन क्या SI में भी हमें 10 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो SI अगर हम SI निकालते हैं तो SI बराबर PNR/100। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, ब्याज हुआ, डायरेक्ट ब्याज निकलेगा। तो P के जगह पे 100 बैठा देते हैं, N के जगह पे 1 बैठा देते हैं, R के जगह पे 10 बैठा देते हैं और डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। अब 100 कट गया, आया कितना, 10 रुपया। तो देखिए आप कि अगर 1 वर्ष में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें चाहे SI निकाल लें, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, साधारण ब्याज निकाल लें, दोनों ही स्थिति में क्या होता है, दोनों ही स्थिति में हमें सेम ब्याज मिलता है। आगे बढ़ें। अब देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है, वो है 2 का। यदि 3x = 4y = 5z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा, यहाँ पे आपको भरना। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप, ये तो सब इक्वल है, 3x इक्वल है 4y इक्वल है 5z। ठीक है, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि 3:4:5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है वो क्या है, दिया हुआ है 3x = 4y = 5z, ये दिया हुआ है। ठीक, 3x = 4y = 5z
इजकल टू के, इसको हम लोग के मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 3x भी के के बराबर, 4y भी के के बराबर, 5z भी के के बराबर। चूँकि 3x इजकल टू के, इसलिए x बराबर होगा k डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब इसी तरह से बताइए 4y इजकल टू के, इसलिए y इजकल टू कितना होगा, k बटे 4। इसी तरह से 5z इजकल टू के, इसलिए z बराबर हो जाएगा k बटे 5। ठीक, अब आप देखें कि x बराबर आया k बटे 3, y बराबर k बटे 4 और z बराबर आया k बटे 5, इसलिए x अनुपात y अनुपात z बराबर, अब x के जगह पे क्या लिखेंगे, k बटे 3, y के जगह पे क्या लिखेंगे, k बटे 4 और z के जगह पे क्या लिखेंगे, k बटे 5। अब आपको करना क्या है, कैसे निकलेगा x y z का अनुपात, तो सबसे पहले 3 4 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने से कितना आएगा, 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, 60 आ जाएगा। तो अब क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई सब में कर दें। तो 60 से अगर मल्टीप्लाई हम सब में करते हैं तो मान कितना आता है वो हम लोग देख लेंगे, और जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। क्लियर है, तो कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 को काट लेते हैं 20 आएगा, 4 को काट लेते हैं 15 गुना 4, 5 को भी काट लेते हैं 12। ठीक, अब हमें क्या मिला, 20k मिला है ना, और क्या मिला, 15k मिला, और क्या मिला, 12k मिला। अब k को भी काट सकते हैं, तो अब क्या मिला, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो ये जो मान आया है यही आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे 20 रेशियो 15 रेशियो 12। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, अर्धवृत्त के कोण डैश होते हैं। देखिए अर्धवृत्त में चाहे कोण कहीं भी बना लीजिए, ठीक है, अर्धवृत्त में चाहे कोण कहीं भी बना लीजिए, वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको याद रखें। जैसे ये पूरा वृत्त है, ठीक है, और आधा वृत्त अगर हम लें तो इसका व्यास से होकर के हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला भी अर्धवृत्त हो गया, नीचे वाला भी अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कहीं भी कोण बना दें वो 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे कोण बना लेते हैं, ध्यान दीजिए अच्छा से, यहाँ पे कोण बना लेते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा। आप यहाँ भी बना लीजिए, यहाँ भी बना लीजिए, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। आप नीचे भी बना लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कहीं भी कोण आप बना लीजिए। ठीक है, सारा का सारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त चाहे ऊपर का आधा वृत्त में कहीं भी एंगल बनाइए 90 डिग्री होगा, ये एंगल बनाइए 90 डिग्री होगा, ये एंगल बनाइए 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, अर्धवृत्त के कोण 90 डिग्री होते हैं, या आप लिख सकते हैं समकोण होते हैं। आप दोनों में से कुछ भी भर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का 4, यहाँ पे कह रहा है कि cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 70 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सारा तो मान हमें मालूम नहीं है ना, और अगर हम इसको निकालेंगे भी तो जो भी मान होगा उसमें देखिए cos 60 डिग्री का मान आपको मालूम है,
ठीक है, ये मालूम नहीं है, ठीक है, ये मालूम नहीं है, लेकिन कॉस 90 डिग्री का भी मान मालूम है। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे देखिए कि कॉस 10 डिग्री है मल्टीप्लाई कॉस 20 डिग्री है मल्टीप्लाई, ये कुछ भी नहीं है तो सब में मल्टीप्लाई है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री है, फिर मल्टीप्लाई कॉस 70 डिग्री है, मल्टीप्लाई कॉस 80 डिग्री है, ठीक, और मल्टीप्लाई कॉस 90 डिग्री। चाहे सभी का मान कुछ भी क्यों न हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 में चाहे जितना भी संख्या क्यों न हो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, 0 लिखेंगे, चूँकि कॉस 90 डिग्री इजकल टू 0, इसीलिए इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ पे 0 भर सकते हैं या 0 भर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब देखिए आगे क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्रफल जैसे कागज की लंबाई a इकाई एवं चौड़ाई b इकाई है। आयताकार कागज को मोड़कर एक लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया है जिसकी परिधि कागज की लंबाई के समान हो, तो बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना वर्ग इकाई होगा। तो देखिए ध्यान से समझिए इसको। जैसे ये आपका पास एक कागज है, ठीक है। अब ये कागज का मान लिया जाए ABCD एक आयताकार कागज है आपके पास। इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके इसको इस तरह से बना सकते हैं। एक फोल्ड करके कहता है लंब वृत्ताकार बेलनाकार आकृति आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। अब जब लंब आकृति बेलनाकार दे सकते हैं तो इसका जो लंबाई a है और चौड़ाई इसका क्या है, b है। तो अब ये जो b है ये आपका ये b आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो इसका ऊंचाई है वो b हो जाएगा, और ये जो इसका परिधि है, ये परिधि यानी 2πr जो है, इसका परिधि 2πr होता है, वृत्ताकार होता है, तो ये आपका a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल वक्र तल का क्षेत्रफल बोला, तो इसका वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, समान ही होगा, क्योंकि इसी से ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसका एरिया अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तब आएगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी AB आएगा, तो इसका भी AB ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे निकालते हैं क्योंकि इसका जो लंबाई है वो क्या बन गया है, वो इसका परिधि बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखें बेलनाकार चित्र का परिधि बराबर a या 2πr बराबर a, ठीक है। तथा ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, b, ठीक है। अब इसका अगर वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, इसलिए बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर 2πrh, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 2πr के जगह पे आप a लिख सकते हैं और h के जगह पे आप b लिख सकते हैं, यानी इसका AB, ठीक है, वर्ग इकाई होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, b इकाई है, तो इसलिए इसको हम वर्ग इकाई लिख सकते हैं क्योंकि ये एरिया है, वर्ग इकाई, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का 6 नंबर, 10, 14, 12, 16, 8, 9, 24, 20 के मध्यक
तथा 12 को हटा देने के बाद प्राप्त मध्यक तथ्यों का मध्यक में डैश वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। पहला जो तथ्य दिया है इसका एक बार मध्यक निकाल लीजिए कितना आता है। उसके बाद ये जो 12 है उसको गायब कर दीजिए और उसके बाद फिर इसका मध्यक निकालिए। अब देखिए क्या मध्यक निकालने में कुछ वृद्धि होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मध्यक निकालेंगे। ठीक है, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए। बढ़ते क्रम में इसको अगर हम सजाते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, 8 है, लिख लीजिए। फिर 9 है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 नहीं है, 16 है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है और फिर 24 है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो इसको हम लिखते हैं n बराबर 8। ठीक है, अच्छा n बराबर जब 8 है तो मध्यक क्या होगा, मध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 बे प्लस n/2 प्लस 1 बे और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे n/2 मतलब क्या, 8/2, यानी एक ही बार लिखते हैं हम 4वें और 5वें। ठीक, और बटे 2। 4वें मतलब क्या कि यहाँ n अगर 8 बैठाएंगे तो 8/2 तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ गया। अब यहाँ देखिए 4 और 2 में क्या है, 1 2 3 4, 4 और 5 में क्या है, देखिए 12 है और 14 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना होगा, 26 डिवाइडेड बाय 2 कट के कितना होगा, 13। तो मध्यक कितना आया, 13 आया। ठीक है, अतः मध्यक बराबर 13। अब क्या करना है, इसी को, ठीक है, इसी को क्या करना है, 12 गायब करके हमको निकालना है। ठीक है, तो अगर इसमें 12 गायब कर दें तो क्या क्या बचता है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति में गौर से देखिए 8 9 10, लेकिन इस बार 12 को गायब करने के लिए बोला, 14 16 20 24, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, इस बार 7 हुआ। ठीक है, क्योंकि एक गायब हो गया। अब यहाँ पे बताइए n बराबर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अच्छा 7 है तो क्या है, विषम संख्या है, इसलिए मध्यक क्या होगा, विषम संख्या का मध्यक क्या होता, n+1 डिवाइडेड बाय 2 वे। अब यहाँ पे देखेंगे n+1 यानी 7 + 1/2, यानी कौन सा तथ्य होगा इसमें, 8/2 काट लेंगे, कौन सा तथ्य होगा, 4वें। तो 4वें में कौन सा पड़ता है, देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये देखिए ये 4वें 14 है। ठीक है, तो मध्यक क्या होगा, 4वें, यानी हो जाएगा 14। एक मिनट, हाँ 14 हो जाएगा। इसलिए मध्यक, दूसरी स्थिति में मध्यक कितना आया, 14। अब मध्यक में वृद्धि कितना हुआ, यहाँ तो पूछा मध्यक में वृद्धि निकालो, मध्यक में वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि बराबर 14 अब -13 बराबर कितना, 1। यही हो गया आंसर। तो अब बताइए यहाँ आपको क्या भरना है, यहाँ भरना है आपको 1। कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, यहाँ भी होगा 1। क्लियर है, आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखिए 3 नंबर का सवाल आ गया। निम्नलिखित प्रश्नों के कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अब हमें चुनाव करना है कि इसमें से सत्य क्या है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 का 1, तोतन 500 रुपये 9 महीना के लिए तथा मामून 600 रुपया 5 महीना के लिए एक व्यवसाय में लगाया। व्यवसाय से प्राप्त लाभ का अनुपात अगर 2:3 होगा, मतलब होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बता दिया है कि इसका अनुपात 2:3 होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाभ का अनुपात वही होता है जो मूलधन लगाया जाता है। ठीक है, तो तोतन के द्वारा कितना लगाया गया और मामून के द्वारा कितना लगाया गया, उसका अनुपात निकाल लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें कि तोतन का मूलधन अनुपात क्या नाम है, मामून, मामून का मूलधन। अच्छा, तोतन का मूलधन कितना हुआ, 500 गुना 9। मामून का मूलधन कितना हुआ, 600 गुना 5, क्योंकि ये 5 महीना के लिए लगाया, ये 9 महीना के लिए लगाया। अब ये होगा 9×5=45 यानी 4500, और ये टोटल कितना लगाया, 3000 लगाया। 0 0 काट दीजिए, 5 15 से काटिए, 15×3=45, 15×2=30। अनुपात कितना आया, 3:2। क्या ये बोल रहा है 3:2 या 2:3 बोल रहा है, ये बोल रहा है 2:3, लेकिन आंसर क्या आ रहा है हमारा, 3:2। इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स है। ये अगर कहता कि 3:2 है तो सही होता, लेकिन यहाँ बोला 2:3, जो कि उल्टा बोला है। आगे बढ़े। अब देखिए 3 नंबर का दूसरा नंबर का सवाल। 2 - √3 तथा 1/2 + √3 का मान समान होता है। क्या सच में समान होता है, देख लिया जाए। हल किसको करेंगे, सेकेंड वाला को करेंगे। ठीक है, अगर इसको हल करते करते ये निकल जाए तो समझ जाएंगे ये दोनों समान है। अगर नहीं निकलेगा तो बोलेंगे समान नहीं है ना। यहाँ बोल रहा है कि मान समान होता है, देखते हैं समान होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 + √3 ले लेंगे। ठीक, इसको करनी कर दीजिए। करनी का मतलब क्या होता है, जो हर में संख्या राशि दिया हुआ है उसका विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दिए। अच्छा, ऊपर क्या आया, 2 - √3, नीचे क्या आया, 2 का होल स्क्वायर - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों आया, a + b a - b बराबर a² - b² होता है। ठीक है, उससे आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 - √3 है, और नीचे क्या है, 2 × 2 4 है, और √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है। आया 2 - √3 / 1 आया 2 - √3। तो क्या 2 - √3 और 1/2 + √3 दोनों क्या है, दोनों समान है। ये सत्य वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, टी लिखेंगे, ट्रू है। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है थीटा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो कॉस थीटा बड़ा होगा cos² थीटा से। क्या सच में ऐसा होता है, कोई मान लेके देखिए, है ना। थीटा बराबर कुछ भी मान रखिए, चलिए 30 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर तो बताइए कॉस थीटा बराबर कॉस क्या होगा, कॉस 30 डिग्री होगा। ठीक, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। ठीक है, और फिर लेते हैं cos² थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होगा, √3/2। थीटा की जगह पे फिर 30 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, 3/4। ठीक, तो 3/4 और यहाँ √3/2 दोनों में क्या अंतर है, √3 का मतलब 1.732 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा कितना, अगर इसको हल करेंगे तो 0 पॉइंट और 2 8 16 0.8, ठीक, 16 और फिर आएगा 2 5 10 लगभग 0.85, ठीक। और इसको अगर हल करते हैं तो कितना आता है, 3 में अगर 4 से भाग देंगे तो 0.7, 4 से 28 5। तो अब देखिए ये क्या है, ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, ठीक। इसी तरह से दूसरा मान जो सिंपल है वो भी लेके आप देख सकते हैं। जैसे सिंपल मान के लिए अगर हम तथा अगर थीटा बराबर 60 डिग्री ले लें तो इसलिए कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री बराबर तो 1/2, ठीक, जिसका मतलब होता है 0.5, ठीक। और कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होगा 1/2 का होल स्क्वायर, बराबर होगा कितना, 1/4। और इसको भागा देंगे तो आएगा 0.25। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 0.5 आया यानी 0.50 आया 50, और ये आया 0.25। तो हमेशा 50 और 25 में कौन है, 50 बड़ा है, अर्थात यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा, यही निकल के आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सत्य वचन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 का 4 नंबर देखिए, किसी ठोस अर्धगोला का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर 27 पाई होने पर उसका अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया कि गोला का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गोला का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है, 27 पाई, ठीक। अच्छा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है, गोला का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर कितना होगा, 27 पाई, ठीक, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ पे बोला है अर्धगोला का संपूर्ण तल, ठीक है। तो अर्धगोला का संपूर्ण तल जो होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है, यहाँ पे 4 पाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ अर्धगोला लिखा है, तो 3 पाई लिख देंगे। अब बताइए कि r स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 27 पाई डिवाइडेड बाय 3 पाई, 3 को काट देंगे, 3 नंबर 27, और पाई पाई को भी काट देंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। r बराबर √9 या r बराबर 3, तो क्या ये सही बोला है कि अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल सत्य वचन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे t लिखेंगे क्योंकि ये सत्य वचन है, ठीक है, ट्रू। अर्धव्यास बोला 3 सेंटीमीटर, यहाँ अर्धव्यास भी 3 सेंटीमीटर निकल गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
3 का 5, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के भीतर स्थित होता है। कैसे स्थित हो सकता है? अगर एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिए एक विषम कोण त्रिभुज अगर हम बनाएं, विषम कोण पता है आपको? यानी एक कोण ऐसा बना दें, ये देखिए, ये भी तो एक त्रिभुज है। इस तरह का ही त्रिभुज एक देखें, ये देखिए, ये विषम कोण त्रिभुज, ठीक। अब इसका अगर हम परिवृत्त खींचेंगे, ध्यान से देखिए, इसका अगर परिवृत्त खींचेंगे तो आप दिमाग लगाइए, मान लिया जाए यही है, ठीक है। तो अब दिमाग लगाइए कि इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, इसका जो केंद्र होगा ये निश्चित रूप से क्या होगा, वृत्त के बाहर ही चला जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी तो ये परिवृत्त खींचे। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ये त्रिभुज का परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के भीतर ही स्थित हो, त्रिभुज के बाहर भी रह सकता है, ठीक है, अंदर भी रह सकता है। तो अंदर के लिए जैसे त्रिभुज एकदम बिल्कुल न्यून कोण वाला त्रिभुज है, ठीक है, जैसे एक न्यून कोण त्रिभुज है इस तरह का, हाँ, तो अब हम अगर इसका परिवृत्त खींचेंगे, ठीक है, तो परिवृत्त क्या होगा, इसका बीच में चला आएगा, ये देखिए, ये भी है। तो इसका देखिएगा परिकेंद्र, हाँ, परिकेंद्र इसका क्या होगा, बीच में चला आएगा, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु के बीच की दूरी हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। तो बीच में भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ कहा क्या है, यहाँ कहता है हमेशा त्रिभुज के भीतर स्थित होगा। ये तो बिल्कुल गलत बात कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है ओजाइब हमेशा सरल रेखा में स्थित होता है, ठीक है। जब भी ओजाइब हम लोग खींचते हैं तो ओजाइब में होता क्या है कि कोई एक पॉइंट हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उस पॉइंट से क्या करते हैं, सीधा लाइन खींचते हैं और एक्स एक्सिस पर जो भी मिलता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो भी मान आता है, 2, 4, 5, 10, कुछ भी जो भी मान यहाँ पे आता है, ठीक है, वही बिंदु क्या होता है, ओजाइब होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा क्या होगा, सरल रेखा में स्थित होगा। ये भी क्या है, ये भी है सत्य वचन, इसलिए इसको हम लिखेंगे ट्रू, ठीक है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो बहुत अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करें और जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।